गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने उस दिन पढ़ा था ईज एम आर के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। इतनी सारी चीज़ें हमने क्या की थी, पढ़ ली थी। मतलब कि ईज का यूज कहाँ होता है, एम का यूज कहाँ होता है, आर का यूज कहाँ होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे दिस दैट, जो भी हमने आपको मीनिंग दिखवाए थे उसके बारे में हम कुछ यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर ईज एम आर का यूज एक बार हम आपको दोबारा बता देंगे क्या होता है, और उसका मीनिंग भी आपको बता देंगे क्या होता है। ठीक है, आइए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे का लेक्चर देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ईज एम आर के बारे में और कुछ मीनिंग्स बताई थी। ब्राइटनेस क्लियर दिख रहा है, ठीक है। देखिए, हमने आपको ईज एम और आर के बारे में बताया था। ईज एम और आर के बारे में हमने क्या किया था, आपको बताया था। आज हमको बताना है इसका क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, यही बताना है। देखिए, ईज का मतलब होता है, ठीक है। और एम का मतलब क्या होता है, हूँ। और आर का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये मतलब इसका होता है। इज मतलब भी है होता है, आर मतलब भी है होता है, और एम का मतलब क्या होता है, हु होता है। यहाँ तक कि मैंने आपको बता दिया था कि इज कहाँ यूज होता है, एम कहाँ यूज होता है, आर कहाँ यूज होता है, लेकिन फिर से मैं दोबारा रिकैप कर दे रहा हूँ। देखिए, इज का मतलब होता है, और इज का जो यूज होता है हमेशा सिंगुलर के लिए होता है। किसके लिए यूज होता है दोस्तों, हमेशा सिंगुलर के लिए। और जो आर का यूज होता है ना, ये हमेशा किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए। किसके लिए यूज होता है दोस्तों, प्लूरल के लिए। मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, कैसा होगा, सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम इज का यूज करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, आर का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में क्लियर कर लिया था पार्ट 1 में। ठीक है, अब एम का जो मतलब होता है, हूँ होता है। और मैंने ये बताया था एम के अगर आता है तो उसके साथ सब्जेक्ट हमेशा क्या आता है, आई आता है। मतलब अगर कहीं किसी भी सेंटेंस में आई आता है तो उसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, आई यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे दोस्तों, आई यूज करेंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, हमने क्या यूज किया, आई यूज किया। इतनी बातें क्लियर होगी। आइए हम कुछ सेंटेंस बनाना सीखते हैं। कैसा सेंटेंस बनाएंगे, जैसे यह राम है, यह राम है, यह राम है। ठीक है, यह क्या है, राम है। थोड़ा वो मैं कुछ काम करने चलेगा। देखिए, यह क्या है, यह राम है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यह राम है। यह राम है, हमको इसको किसमें ट्रांसलेट करना है, हिंदी टू इंग्लिश। किसमें दोस्तों, हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मतलब ये हमको हिंदी में दिया है, किसमें चेंज करना है दोस्तों, इंग्लिश में चेंज करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे। अभी यहाँ पे किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है दोस्तों, सब्जेक्ट का। ठीक है, और ये हमारा किसका काम कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये काम कर रहा है किसका, वर्ब का। इन इसका मतलब ये कि अगर हमको कोई भी सेंटेंस बनाना है, इन एनी सेंटेंस, अगर हमको कोई भी सेंटेंस बनाना है तो हमें तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, जिसे हम लोग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर मतलब होता है बनाना। बनावट कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर। तो अगर हमको कोई भी सेंटेंस बनाना है तो उसमें हमें तीन चीजों का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कितने चीजों का, तीन चीजों का। पहला चीज क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। क्या होना चाहिए दोस्तों, सब्जेक्ट। फिर दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, वर्ब। और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमें कोई भी सेंटेंस बनाना है तो हमें तीन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इतना क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, अब हम आपको बता दें
सब्जेक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं, सब्जेक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में SUB से डिनोट करते हैं। किसे दोस्तों? SUB में, यानी सब मतलब सब्जेक्ट, प्लस वर्ब को हम V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे? V मतलब वर्ब। किसी भी सेंटेंस में अगर हमको वर्ब को रिप्रेजेंट करना है तो हम V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? OBJ से। मतलब अगर कहीं OBJ लिखा है तो ये क्या होता है हमारा दोस्तों? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट होता है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो बार बार इसी वीडियो को आराम से देखिए, समझ में आ जाएगा। इसी चीजों को बार बार देखिए। हम पूरा बिल्कुल 0 लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत आराम से पढ़ाएंगे। ये हम जैसे इतना टाइम में ये सब चीजें नहीं, हम आपको बिल्कुल धीरे धीरे सिखा रहे हैं, 0 से एकदम। मतलब आप बिल्कुल यहाँ से सीख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कहीं क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, अगर कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये चीजें नहीं आई। और इसके बाद जरूर कमेंट करिएगा कि हम कौन सा टॉपिक लेके आए। अभी तो हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मतलब पूरा बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं सर इस पे वीडियो बनाइए तो हम उस चीज़ वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या चीजें पढ़नी है। बाकी आइए हम इसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब जैसे लिखा है यह राम है, यह मतलब यह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखा है यह राम है। यह क्या है? यह राम है। ये हो गया, यह राम है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का, ठीक है। और ये राम किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। और है यहाँ पे किसका काम कर रहा है? वर्ब का। वर्ब का किसका काम कर रहा है दोस्तों? वर्ब का। और हम आपको बता दें, जो इज एम आर होता है ना, इज एम इज एम आर जो होता है, यह एक हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन एक हम आपको बात बता दें, इस अगर किसी सेंटेंस में, इसको हम ही बताते हैं। यहाँ देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस बनाते टाइम हम 2 टाइप्स का वर्ब यूज करते हैं। कितने टाइप्स का दोस्तों? 2 टाइप्स का। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। क्या होता है दोस्तों? मेन वर्ब। मतलब अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं तो 2 टाइप्स के वर्ब पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के दोस्तों? 2 टाइप्स के। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। अगर सर ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का तो नाम सुना है सर, लेकिन ये मेन वर्ब क्या होता है? देखिए दोस्तों, हम बता रहे हैं कुछ नहीं, ये आप पहले से जानते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं नाम क्या क्या चीजें होती है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब, अगर किसी सेंटेंस में, इन एनी सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में केवल एक वर्ब आता हो, एक वर्ब इन सेंस, या तो वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो। क्या हो दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। अब ये आपको पता नहीं है क्या होता है, मतलब वर्ब आता हो सिंपली आपको, क्या किसी भी सेंटेंस में अगर आपको क्या आता है? वर्ब आता है, तो वो क्या होता है? सॉरी, मैं क्या होता था, अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब आता है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है? मैंने बोला, अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ब आता है, क्या आता है दोस्तों? एक वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में ओनली वन वर्ब है, कितना? 1। यहाँ हम बता, एक मिनट, यहाँ अगर किसी सेंटेंस में केवल वन वर्ब आता है, मतलब केवल एक वर्ब हो, तो वह जो वर्ब कहलाता है क्या कहलाता है? मेन वर्ब। मतलब अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी आता है, लेकिन अगर वो सेंटेंस में अकेला आ जाए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी सेंटेंस में, इन एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब आता है और उस पूरे सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब हो, मतलब केवल एक ही वर्ब हो, चाहे वो क्यों नहीं हेल्पिंग वर्ब भी क्यों ना हो। जैसे मैंने आपको बताया इज एम आर आपका कौन सा वर्ब होता है? एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। हमने अगर हम इज एम आर की बात करें, इज एम आर की, ठीक है, ये एक हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। एच पी मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये हमारा एक हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? मेन वर्ब की, अगर ये सेंटेंस में अकेले आते हैं, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं आता है, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं आता है, तो वह किसका काम करता है? मेन वर्ब का काम करता है दोस्तों। किसका काम करता है? मेन वर्ब का काम करता है। लेकिन अगर मैं बोलूं
एक ही सेंटेंस में दो वर्ब आते हैं। कितने दोस्तों? एक ही सेंटेंस में कितने वर्ब आते हो? 2 वर्ब। 2 वर्ब आते हैं एक ही सेंटेंस में। तो जो आपका पहला वाला, जो आपका फर्स्ट वर्ब रहता है, वो आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। किसका दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब का। और जो आपका सेकंड वर्ब जो रहेगा, दूसरा वाला जो वर्ब रहेगा, वो किसका काम करेगा सेंटेंस में दोस्तों? तो मेन वर्ब का काम करता है। उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर इससे समझ में नहीं आया तो हम आपको एग्जांपल लेके बताते हैं कैसे होगा। देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं, यह, वही सेम एग्जांपल लेते हैं, यह राम है, यह राम है। इसका क्या होगा? दिस। यह का क्या होता है? दिस होता है। दिस है का इज होगा क्योंकि ये सिंगुलर है। राम क्या है? सिंगुलर। दिस इज राम। यह क्या है? राम है। अब देखिए, इस सेंटेंस में क्या आया है? इज आया है। क्या आया है दोस्तों? इज आया है। इज मतलब इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब आया है। ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, इसमें केवल एक ही वर्ब है, इज। और इज आपका एक हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब होता है। यहां मैंने गलती लिख दिया था। इज जो होता है हमारा, यहाँ गलत हो गया दोस्तों। इज जो होता है हमारा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है दोस्तों, इज जो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। इज हमारा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ब आता है, कितने वर्ब आते हैं? किसी सेंटेंस में एक वर्ब आता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब ना होकर किसका काम करता है दोस्तों? मेन वर्ब का काम करता है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे सेंटेंस में केवल एक वर्ब है, तो यह हेल्पिंग वर्ब होते हुए भी किसका काम करेगा दोस्तों? मेन वर्ब का काम करेगा। या हेल्पिंग वर्ब होते हुए भी किसका काम करेगा? मेन वर्ब का काम करेगा दोस्तों। तो मैंने आपको जैसे ही बताया कि अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ब आते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब ही क्यों ना हो, लेकिन अगर एक ही वर्ब आता है तो वो किसका काम करता है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, नहीं बल्कि मेन वर्ब का काम करता है। तो अगर किसी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब आता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब ही क्यों ना हो, तो वह हेल्पिंग वर्ब की जगह पर किसका काम करेगा? मेन वर्ब का काम करेगा। मैंने आपको पीछे बताया, अगर किसी सेंटेंस में वन वर्ब आता है, मतलब एक वर्ब आते हैं, तो वह वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करता है। कैसा काम करता है दोस्तों? मेन वर्ब की तरह। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब आते हैं, कितने वर्ब आते हैं? 2 वर्ब आते हैं, 2 वर्ब आते हैं, तो पहला वाला जो वर्ब होता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, और जो दूसरा वाला वर्ब होता है किसका काम करता है दोस्तों? मेन वर्ब का काम करता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आइए हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने देखा, दिस इज राम। एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज गीता। गीता। अब यहाँ पे भी इज आया है। इज आया है मतलब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये किसका काम करेगा? यहाँ पे सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करेगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो बिना वर्ब के सेंटेंस आप नहीं बना सकते। अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो उस सेंटेंस का आप मीनिंग नहीं बता सकते। मतलब अगर आपको सेंटेंस को बताना है तो उसमें वर्ब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी हम कह सकते हैं कि बिना वर्ब के सेंटेंस हम बना नहीं सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल दे दिया, मेन वर्ब की तरह काम करता है। अब हम देते हैं दूसरा एग्जांपल, कब मेन वर्ब होगा, कब हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे वी आर प्लेइंग क्रिकेट। CRICKET, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया इज एम आर क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज एम आर। ठीक है, मतलब इज हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब अगर हमारा सेंटेंस में अकेले आता है, तो हेल्पिंग वर्ब ना होकर किसका काम करता है दोस्तों? मेन वर्ब का काम करता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बताने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कब होता है। देखिए, जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा है, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट क्या कर रहे हैं? हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, ING मतलब कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा है उसको बताता है। अब देखिए, आपको पता है आर यहाँ पे क्या है?
हेल्पिंग वर्ब है, मतलब वर्ब है, और प्लेइंग भी क्या है, वर्ब है। ठीक है, ये दोनों वर्ब है। मैंने बोला जब दो वर्ब साथ में आते हैं, क्या, जब दो वर्ब एक साथ आते हैं तो जो पहला वाला वर्ब होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, और जो दूसरा वाला वर्ब होता है किसके तरह काम करता है दोस्तों, मेन वर्ब की तरह काम करता है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारा आर है यहाँ पे किसका काम करेगा, तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। और जो हमारा प्लेइंग है ये मेन वर्ब का काम करेगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ आते हैं तो जो पहला वाला वर्ब होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, और जो दूसरा वाला वर्ब होता है वो क्या, कौन सा वर्ब होता है दोस्तों, मेन वर्ब होता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर है? थोड़ा मैं पानी पी। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस एंड दैट। अब हम दिस और दैट का यूज पढ़ेंगे। ये मैंने आपको ये सब लिखवा दी थी, किसका हिंदी क्या होता है। आप लोग पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, पिछले वाली वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं दिस और दैट का यूज। कब हम किसका यूज करेंगे, दिस का यूज कब करेंगे, दैट का यूज कब करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें दिस की, किसकी, दिस, दिस की बात करते हैं। दिस मतलब क्या होता है दोस्तों, यह। और दैट मतलब क्या होता है, वह। ठीक है, दिस मतलब यह होता है और दैट मतलब क्या होता है, वह होता है। इसका हिंदी मीनिंग यह होता है और इसका मतलब क्या होता है, वह होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने इसका हिंदी लिखवाया था। इनफैक्ट इसका नहीं, मैंने बहुत सारे वर्ड बताए थे। इसको हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं कॉपी पे लिखते चलिए, बहुत फायदा करेगा आगे चल के आपको। यही धीरे धीरे आपका बेस है, यहीं से आपका बेसिक स्टार्ट हो रहा है, मतलब जीरो से पूरा पढ़ा रहे हैं। इसका एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे, जब तक बताएंगे जब तक हम आपको हेल्पिंग वर्ड पढ़ा रहे हैं, पूरा हम आपको पूरा बेसिक, एक टाइप का हम बेसिक ग्रामर पढ़ा रहे हैं पूरा जीरो से। ठीक है, तो दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है। अब हम बात करेंगे कि इसका यूज हम करते कहाँ हैं, दिस का यूज कहाँ करेंगे और दैट का यूज कहाँ करेंगे। दिस और दैट का यूज कहाँ करेंगे, तो अभी के लिए आप जानिए, जो दिस का यूज करते हैं, दिस का मतलब अगर कोई सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है या फिर कोई सिंगुलर पर्सन है, अगर वो हमारे पास है, कहाँ, हमारे निकट है, नियर है, पास में है, तो उस टाइम हम किसका यूज करेंगे, दिस का। ठीक है, नियर, अगर नियर भी और कैसा हो, सिंगुलर हो, ठीक है, तब उस टाइम किसका यूज करेंगे, दिस का। लेकिन अगर दूर हो, फॉर अवे, दूर हो मतलब, तब उस टाइम हम क्या करेंगे, ये भी सिंगुलर ही होगा, तभी हम किसका यूज करेंगे, उस टाइम हम यूज करेंगे दैट का। मतलब अगर हम पास की चीजों को बता दें, अगर वह सिंगुलर है तो हम किसका यूज करेंगे, दिस का। अगर दूर है तो किसका यूज करेंगे, दैट का। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यह श्याम है, यह श्याम है, मतलब ये सिंगुलर है ना। अब ये हमारे पास है तो हम इसको लिख सकते हैं, यह आया, तो यह का आपको पता है इंग्लिश क्या होता है, दिस होता है। दिस सब्जेक्ट हो गया वर्ब, तो दिस अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज श्याम, SHYAM। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप किसी का नाम लिख रहे हैं तो पहला लेटर किससे होना चाहिए, कैपिटल लेटर। अगर आप किसी भी पर्सन का नेम लिख रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए, फर्स्ट लेटर, वो हमेशा किस में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। किसमें दोस्तों, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, याद रखिएगा। मतलब अगर आप किसी का नाम लिख रहे हैं तो पहला लेटर हमेशा क्या होना चाहिए,
कैपिटल लेटर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आवाज़ कैसी जा रही है, आवाज़ क्लियर है कि नहीं। अगर आवाज़ की प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। जैसे वह मेरी है, वह मेरी है, वह मेरी है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ मेरी एक लड़की का नाम है, क्या है दोस्तों, मेरी यहाँ पे लड़की का नाम है। और वह मतलब वह मेरे से कुछ दूरी पे है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। तो दैट इज मेरी, MERRY, वह क्या है, मेरी है, वह मेरी है, तो दैट इज मेरी। इतनी बातें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। आइए एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह राधा है, वह राधा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह अंजलि है, सही दोस्तों, अंजलि है, ठीक है। अब देखिए आइए इसको बनाते हैं। अब वह का क्या होता है, देखिए इसमें आपको ही और सी अभी नहीं देखना, अभी हम किसका यूज पढ़ रहे हैं, दिस और दैट का, तो हम आगे चल के बताएंगे। लेकिन अभी इतना जानिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो हमारे पास है तो उस टाइम हम किसका यूज करेंगे, दिस का। अगर दूर है तो हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसका यूज करेंगे, दैट, दैट इज राधा, राधा। अगला है वह अंजलि है, तो यहाँ भी क्या होगा, दैट इज अंजलि, अंजलि। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, यह रामचरण है, कौन है, रामचरण, यह रामचरण है, ठीक है। सपोज दैट, अब देखिए यह मतलब क्या, यह पास की चीजों को बता रहा है, या किसकी चीजों को बता रहा है, पास की चीजों को बता रहा है। तो यह मतलब ये पास की चीजों को बता रहा है, तो रामचरण क्या है, मेरे पास है। सपोज दैट मेरे पास है मतलब हमारे कुछ दूरी पर है, जिसको हम बोलते हैं यह मेरे पास है। तो यह है तो हम किसका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे दोस्तों, दिस का। है का होता है इज। और रामचरण का एक पर्सन है, तो पहला लेटर कैपिटल और बाकी रामचरण, रामचरण। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही। और अगले दिन हम क्या पढ़ेंगे, लिख लीजिए, यूज ऑफ ए और एन, मतलब ए और एन का यूज पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने से पहले आप लोग पिछले वाले लेक्चर जरूर देख लीजिएगा और ये वाला लेक्चर एक बार और, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसके आगे हम लोग अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।